कि नीट में भी नहीं आएगा। ओके मैम। ठीक है, तो आप ये चैप्टर कट करके चलना, 3 चैप्टर, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, इसके अलावा सारी चीजें कट है। ठीक है, बाकी कुछ इन्होंने एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल वाली चीजें ऐड की हैं, वो मैं आप लोगों को खुद से करा दूंगी, उसकी आप लोग टेंशन मत लेना। ओके मैम, और ये टैक्सोनॉमिक एड्स भी रिलेटेड है ना? हाँ, टेक्सोनॉमिकल एड से पीडीएफ होगा ना आप लोगों के पास, उस पीडीएफ से टॉपिक्स मैच कर लेना इन चार्ट से, जो टॉपिक नहीं है उसको सिंपली कट कर देना, इजी रहेगा आप लोगों के लिए। ओके मैम। ठीक है, चलो फिर अब हम स्टार्ट करना है हमारा आज का चैप्टर, दैट वन इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब सिंपल सी चीज हमें यहाँ पे देखनी है कि भाई हम बात कर रहे हैं प्लांट की ग्रोथ की, हम अपनी जब ग्रोथ की बात करते हैं तो हम किस टर्म्स में बात करते हैं। लेट सपोज आप लोग, अभी एक छोटा बच्चा है 3 से 4 साल का, फिर वो बड़ा होगा, सिंपली ग्रोथ को चलो क्लास वाली टर्म्स में समझते हैं। हम पहले फर्स्ट क्लास में होते हैं, सेकेंड क्लास में आता है, थर्ड क्लास में, धीरे धीरे आता है, हमारी ओवरऑल ग्रोथ होती रहती है, बॉडी की ग्रोथ होती है एज वेल एज हमारे ब्रेन की ग्रोथ होती है। होती यस है नहीं मैम। होती है? ऐसे ही हमारे प्लांट के अंदर भी तो ग्रोथ होती है। प्लांट पहले सीड की फॉर्म में होता है, सीड के अंदर से छोटा सा सीडलिंग निकलता है, फिर सीडलिंग में से छोटा सा प्लांट निकलता है, फिर वो प्लांट बड़ा होता है, फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है, फिर फ्लावरिंग करने के बाद वो रिप्रोडक्शन करना शुरू करता है, रिप्रोडक्शन करने के बाद वो फिर ओल्ड होना शुरू हो जाता है, फिर ओल्ड होने के बाद प्लांट की डेथ हो जाती है। ऐसी स्टेजेस आती है नहीं आती है, तो वही चीज हम देखेंगे कि भाई प्लांट के अंदर एग्जैक्टली ग्रोथ किस किस टर्म्स में होती है, उस ग्रोथ को हम मीजर कैसे कर सकते हैं वो हम समझेंगे। अगर मैं प्लांट की ग्रोथ को एनहेंस करना चाहती हूँ, प्लांट की ग्रोथ को एनहेंस करना चाहती हूँ, तो वहां पे हम लोग क्या हॉर्मोन्स उसको देंगे। ठीक है, हम प्लांट के अंदर फ्लावरिंग को एनहेंस करना चाहते हैं, तो हम वहां पे क्या क्या हार्मोन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी सबकी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन होता है जो हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। यस मैम। होता नहीं होता? ऐसे ही प्लांट्स के अंदर भी ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो उनकी ग्रोथ को इंड्यूस कराते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में, हम बेसिकली फोकस करेंगे किसके ऊपर, कि प्लांट की ग्रोथ के लिए एग्जैक्टली कौन से पैरामीटर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, वो कौन सी चीज है जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को कराएगी, उनको हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होता है? दीज आर ऑल्सो नोन एज फाइटो हॉर्मोन्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मतलब पहले तो हम इस चैप्टर में समझेंगे कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एग्जैक्टली वो कौन से रीजंस है जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है। तो प्लांट की ग्रोथ कराने के लिए हमारे पास होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। रेगुलेटर्स क्या होता है? दीज आर द हॉर्मोन्स, और वी कैन ऑल्सो कॉल देम फाइटो हॉर्मोन्स। सॉर्टेड? यस मैम। अच्छा, तो ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आज की क्लास के रहने वाले हैं। सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये जो 2 टॉपिक्स है कट हो गए हैं आपके, अब ये सिलेबस में नहीं है। फोटोपीरियडिज्म एंड वर्नलाइजेशन ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम ग्रोथ से स्टार्ट करेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ होती क्या है। तो हमारे पास सबसे पहली टर्म जो आती है, व्हाट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज द सम ऑफ 2 प्रोसेसेस। डेवलपमेंट के अंदर 2 प्रोसेस आते हैं, सबसे पहला ग्रोथ एंड द सेकेंड वन इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब आप समझते हैं ना, मैचुरेशन। अब आप लोगों को याद होगा, एनाटॉमी वाला चैप्टर याद है सबको? यस मैम। एनाटॉमी वाले चैप्टर में हम लोगों ने बात किया था कि मेरे पास सबसे पहले प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। यस मैम। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या करता है? प्राइमरी मेरिस्टेम के अंदर कैपेबिलिटी होती है कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करने की, लेकिन जब ये अपनी डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को लॉस्ट कर देता है, डिवाइड करने की कैपेबिलिटी को जब ये अपना लॉस्ट कर देता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। और वी कैन ऑल्सो कॉल इट मैचुरेशन।
प्राइमरी परमानेंट जो टिश्यूज होते हैं वो डिवाइड नहीं करते ना, Yes, ma'am. सिर्फ इनका एक प्रॉपर फंक्शन होता था, क्या स्पेसिफिक फंक्शन को बोलते थे हम आपका डिफरेंशिएशन। अब इस प्राइमरी परमानेंट ने अपने अंदर से डिफरेंशिएशन को हटा दिया, इट मींस क्या करा दिया इसने, डी डिफरेंशिएशन। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब इस सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर क्या कैपेबिलिटी होगी, इट कैन डिवाइड अगेन, ये वापस से डिवाइड करना शुरू कर देगा, है ना। और अगर मैंने इसके अंदर फिर से डिफरेंशिएशन लेके आ गई, दैट इज रीडिफरेंशिएशन। अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Secondary meristem. सेकेंडरी परमानेंट मेरिस्टेम, नहीं परमानेंट, डिफरेंशिएशन कराया ना। बताओ अभी इसके पास क्या होगा, अगेन ये डिवाइड नहीं करेगा। ये कौन सा प्रोसेस था, एनाटॉमी वाले चैप्टर में सेकेंडरी ग्रोथ था ना, कि प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट्स में होती है, डाइकोट्स में होती है, सिर्फ डाइकोट्स में होती है। अब एनाटॉमी वाले चैप्टर्स में सेकेंडरी ग्रोथ वाला टॉपिक भी उड़ा दिया गया, जो हमने वो कोर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम, बार्क, पेरिडर्म सब डिलीट, हार्टवुड, सैपवुड सब कुछ कट कर दिया गया। मैम ठीक है, उसमें से फिर आ क्या रहा है, यही तो था। उसमें उससे पहले था ना बेटा वो रूट्स की, स्टेम्स की एनाटॉमी, वो आ रही है। और वहां पे Okay. प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चन ऐड कर दिए। ये वाला प्रोसेस रिकैप हुआ सबको। Yes, ma'am. आज थोड़ा सा रिकैप पे मैं फोकस कर रही हूँ एज कम्पेयर टू पढ़ाना, बिकॉज हम लोगों को पता है अब तो हमारा पूरा ह्यूमन फिजियो ही रहता है सिर्फ, और ह्यूमन फिजियो तो हमारा हो ही जाएगा, वी हैव इनफ टाइम। और क्या ही करेंगे हम लोग दिसंबर तक, एग्जाम्स तो मार्च में होंगे ना जाके हम लोगों के। अब टर्म टू एग्जाम्स Yes, कब होंगे आप लोगों के, Fab में. फैब में। अब देखो फैब तक का टाइम है हमारे पास, और ह्यूमन फिजियो के लिए, पूरी ह्यूमन फिजियो के लिए हम लोगों को 1.5 महीना चाहिए बस। तो रिवीजन पे ज्यादा फोकस रखेंगे, ये मत समझना मैम नए नए चैप्टर्स का हम लोग हमारा स्लो पेस चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, पेस स्लो नहीं चलेगा। वी विल ट्राई कि हम जितने चैप्टर अब पढ़ चुके हैं उन चैप्टर्स को हम अपना स्ट्रॉन्ग बनाते चले साइड बाय साइड। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आया डिवाइड, तो अगर हम लोग डिवाइड वाली चीज को रिकैप करना स्टार्ट करें, तो हमने एक चैप्टर पढ़ा था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, Yes, ma'am. पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई सेल साइकिल के अंदर 2 फेजेस आती है, द फर्स्ट वन इज इंटरफेज एंड M phase. एम फेज। Face. इंटरफेज जो होती है उसके अंदर सेल 95% टाइम स्पेंड करता है, और यहाँ पे 5% टाइम स्पेंड करता है। ह्यूमन सेल को डिवाइड होने के लिए कितना टाइम जाता है, 24 hours. और ईस्ट सेल को 90 minutes. 90 minutes. 90 मिनट्स। आउट ऑफ दिस 24 आवर 23 आवर ये यहाँ पे रहता है, और 1 आवर इसको डिवाइड होने में जाता है। इंटरफेज में इसके पास 3 फेजेस थी, G1 फेज, S फेज और एंड G2. G2 फेज। M फेज में हमारे पास 2 चीजें थी, माइटोसिस एंड Meiosis. मियोसिस। मियोसिस अगेन 2 टाइप के, मियोसिस 1 एंड Meiosis 2. मियोसिस 2। मियोसिस 1 और मियोसिस 2। G1 के अंदर क्या होती थी, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती थी या नहीं, Yes, ma'am. और एस फेज के अंदर क्या होता था, DNA DNA replication. डीएनए रेप्लिकेशन होता था। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता था, क्या क्रोमोसोम नंबर डबल होता था या फिर डीएनए कंटेंट डबल होता था। DNA Yes. content. DNA content. Content. तो क्रोमोसोम नंबर में क्या होता था, Same रहता था. Same. और हिस्टोग्राम क्रोमोसोम नंबर डबल होता था. रिमेन सेम, डीएनए कंटेंट गेट डबल। और G2 फेज में हम क्या कराते थे, Protein प्रोटीन synthesis. सिंथेसिस कराते थे। मैम ये लिख रहे हैं.
नहीं रिकैप करा रही हूँ, लिखना नहीं है, रिकैप। ठीक है, तो जब भी डिवीजन की चीज है, अब देखो मैंने यहाँ पे दो टर्म्स आपका लिया, डिफरेंशिएशन, तो मेरे माइंड में डिफरेंशिएशन का सारा प्रोसेस अगर रिकैप हुआ, इट मीन्स आप लोग सही पेस पे चल रहे हो। डिवीजन मैंने टर्म यूज किया, तो डिवीजन टर्म यूज करते अगर आपके माइंड में ये वाला डेटा आया, तो इट मीन्स आप लोग ऑन ट्रैक चल रहे हो। और अगर कहीं ना कहीं ये चीजें आपके माइंड में नहीं आ रही, इट मीन्स पुराना पढ़ा हुआ आप लोग भूल गए। एंड एक और चीज, कि अगर हम लोग पुराना पढ़ा हुआ भूलते चले जाएंगे, तो आज नया जो आज मैं पढ़ा रही हूँ वो भी एक दिन भूल ही जाना है, तो फिर पढ़ने का फायदा ही क्या है आज का। जब हमें एक दिन जाके सब कुछ भूल ही जाना है, तो क्यों हम इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर आज। तो हमारा फोकस नया पढ़ने के अलावा किस पे होना चाहिए, जितना मैंने अब तक सीख लिया है वो मुझे याद होना चाहिए। अगर मैंने जो जितना अब तक टाइम कंज्यूम कर लिया है चीजों पे, वही मुझे याद नहीं है, तो फिर आज नया पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आ रहा है समझ में, रिवीजन करना कितना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप नीट एग्जाम तक चले जाओगे ना, आपके पास इतने सारे चैप्टर्स हो जाएंगे ना, सारे के सारे चैप्टर नीट एग्जाम, कल नीट एग्जाम है, आज आपको 90 चैप्टर, इवन अब तो 74 अराउंड रह गए, 74 75, तो 74 75 चैप्टर का डेटा आपके माइंड में एकदम से नहीं हो सकता ना। टाइम टू टाइम आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी अपने माइंड में बनानी पड़ेगी। तो मेमोरीज अभी से क्रिएट करना शुरू करो अपने ब्रेन में। जैसे हमेशा हमें याद रहता है कि किचन ऑफ द सेल कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। सेल किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। क्यों ये चीजें मेरे को हमेशा याद रहती है। आप लोगों से सोते जागते किसी भी टाइम पूछ लो, रात को मैं 12 बजे आप लोगों को उठा के पूछ लो, बताओ किचन ऑफ द सेल, एकदम से आंसर दोगे नहीं, क्लोरोप्लास्ट। Yes, ma'am. क्यों, क्योंकि Yes, आपके ब्रेन में वो लॉन्ग टर्म मेमोरी है। चाहे आप कितना भी स्ट्रेस में हो, किसी भी कंडीशन में, ये चीज आप कभी नहीं भूलते। तो आई वांट कि जो ये वाली मेमोरी है ना, सारे चैप्टर्स की सेम टाइप की मेमोरी आप अपने ब्रेन में सेव करो, और वो तब सेव होगी जब आप लोग कॉन्टिन्यूसली रिविजन करोगे। तो अब से सबके सब एक डेली टारगेट ये बना लो कि भाई मुझे कुछ भी हो जाए, डेली एक पुराना चैप्टर रिवाइज करना ही करना है। और एक चैप्टर को रिवाइज करने में मैक्स आधा घंटा जाएगा, 1.5 घंटा फिक्स कर लो कि ये मेरा 1.5 घंटे का स्लॉट है, जिसमें मुझे रिवीजन ही रिवीजन करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना, कोई लेक्चर अटेंड नहीं करना, कोई यूट्यूब से कुछ नहीं करना, ना क्वेश्चंस भी नहीं करने, रिवीजन करना नोट से या एनसीईआरटी से। ठीक है, देखा कि भैया मेरे माइंड में ग्रोथ आया था एंड देन डिफरेंशिएशन आया था। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे डेवलपमेंट, दो चीजों के लेके, अगर आपकी सेल ग्रो कर रही है और उसके साथ साथ आपकी सेल के अंदर मैचुरेशन भी होता जा रहा है, उनके अंदर जो फंक्शंस है वो क्या होते जा रहे हैं, डिफाइंड होते जा रहे हैं, सेल डिवाइड होती जा रही है और उन सेल्स को एक प्रॉपर फंक्शन देते जा रहे हैं, तभी तो हम बोलेंगे हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, चीजें स्टोर हो रही हैं, तो इसी को बोलते हैं हम आपका डेवलपमेंट। जैसे कि एग्जांपल दे, डेवलपमेंट ऑफ ए मेच्योर प्लांट, एक मेच्योर प्लांट डेवलप होता है कहाँ से, एक फर्टिलाइज एग से बनता है, एंड फॉलो अ हाईली ऑर्डर्ड सक्सेशन ऑफ इवेंट्स। या फिर डेवलपमेंट को बोल रहे हैं कि भाई डेवलपमेंट ये नहीं कि वन स्टेज प्रोसेस होता है, डेवलपमेंट का मतलब होता है स्टेज टू स्टेज जो प्रोसेस होता है। जैसे हम लोग जब छोटे बच्चे होते हैं फिटस स्टेज में होता है, फिटस से एक न्यूबॉर्न बेबी बनता है, न्यूबॉर्न से हम लोग इन्फेंट होता है, फिर इन्फेंट से धीरे धीरे हम लोग चाइल्ड स्टेज में आते हैं, फिर एडल्ट होता है, फिर एडल्ट के बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाता है, फिर रिप्रोडक्टिव के बाद हम लोग ओल्ड स्टेज में जाते हैं। तो ये क्या चल रही है, हमारे अंदर ग्रोथ चल रही है। लेकिन जब हम इन सारी चीजों को पढ़ रहे हैं एक साथ, तो एक सीरीज में जब हम बात कर रहे हैं, दैट इज नोन एज डेवलपमेंट, कि हाँ हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। हम पहले फर्स्ट क्लास में थे, अब हम 12th क्लास में आ गए, अब हम 11th क्लास में आ गए, हमारे अंदर डेवलपमेंट है। ठीक है, सम फैक्टर्स गवर्न एंड कंट्रोल दीज डेवलपमेंटल प्रोसेस। कुछ हमारे पास ऐसे फैक्टर्स होंगे जो इन डेवलपमेंटल प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे। वो फैक्टर्स एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आ जाएगा कि प्लांट के टर्म्स में बात करेंगे, प्लांट को प्रॉपर सनलाइट मिल रही है नहीं मिल रही है, प्लांट को प्रॉपर वाटर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, प्लांट को प्रॉपर मिनरल्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहा है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स में आएगा नहीं आएगा। और इंटरनल फैक्टर्स में क्या आएगा, इंटरनल ग्रोथ हार्मोन्स, सारे टाइप के हार्मोन्स हमारी बॉडी में है या नहीं है, आएगा नहीं आएगा। Yes, ma'am. यहाँ तक मुझे बताओ चीजें समझ में आएगा। सिर्फ मैंने अब तक आपको बताया डेवलपमेंट किस किस प्रोसेस का समय, ग्रोथ और
डिफरेंशिएशन का। डेवलपमेंट हम प्लांट के केस में बात करें तो एक जाइगोट से एक हाईली ऑर्डर्ड सीक्वेंस में प्लांट बन जाता है। डेवलपमेंट वाले प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं दैट कैन बी एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक कौन कौन से हुए? sunlight, water, minerals, और इंट्रिंसिक growth hormones. ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, वेरी गुड। मैम ये लिखना है? नहीं, स्लाइड्स भेज दूंगी आप लोगों को मैं। अब आ जाओ ग्रोथ के ऊपर। अभी बोलते हैं भाई ग्रोथ क्या है। सबसे पहली टर्म, क्या ग्रोथ रिवर्सिबल प्रोसेस है? इरिवर्सिबल प्रोसेस? Irreversible. Irreversible. इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब है जिसको मैं रिवर्स नहीं कर सकी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आप लोग 11th क्लास में हो, अगर आपका मन करे कि यार छोटे बच्चे हैं, स्कूल नहीं जाना होता, एग्जाम नहीं देना होता, कोई नीट एग्जाम का प्रेशर नहीं, काश मैं छोटा हो जाऊं, क्या हो सकता है ऐसा पॉसिबल? No, मन में तो जरूर आता होगा, मन में जरूर आता होगा काश हम छोटे बन जाए अभी भी, वही टेंशन फ्री लाइफ फिर से जीना शुरू कर दें। नाम आता है। आता है ना? तनिषा, तनिष्का, मैं इसके हैंड रिटन नोट्स इसलिए नहीं बनवा रही हूँ बेटा क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, ये समझने वाला चैप्टर है ये। Okay. ठीक है, जहां पे मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स की रिक्वायरमेंट है मैं खुद बनवा दूंगी। सारी डेफिनेशंस है डायरेक्टली, तो तो मैम डेफिनेशंस को ये लिखनी है? नहीं, अभी कुछ मत लिखो, एनसीईआरटी खोल के बैठो, जो मैं साइड लिखवा रही हूँ ना एक्स्ट्रा, उसको एनसीईआरटी के साइड साइड में लिखते चलो बस। Okay. ऐसा सिर्फ समझो, लाइन समझो, रटना नहीं है बिकॉज ये चैप्टर, इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को प्रोसेसिंग साइकिल्स वगैरह कुछ भी बनाना है, कुछ नहीं करना है, रटने वाला चैप्टर है सिर्फ ये, और हमें रटना नहीं है, हमें समझना है। Okay. तो ग्रोथ, हमने सबसे पहली चीज, हम ग्रोथ को रिवर्स नहीं कर सकते, तो पहली चीज मेरे माइंड में आएगी ग्रोथ इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। है या नहीं है इरिवर्सिबल? देयर इज नो डाउट। ठीक है, इरिवर्सिबल के साथ साथ हम इसको बोलते हैं ग्रोथ इज अ परमानेंट चेंज। एक बार बड़े हो गए, हाइट बढ़ गई, हाइट फिर छोटी तो नहीं हो सकती ना, Yes. परमानेंट चेंज है। इंक्रीज इन साइज ऑफ ए ऑर्गन, साइज मतलब या तो ऑर्गन का साइज इंक्रीज हो रहा है या फिर कोई इंडिविजुअल सेल है वो इंक्रीज हो रही है, उसको फिर हम छोटा नहीं बना सकते किसी भी कंडीशन में। फिर नेक्स्ट चीज आती है, क्या हम ग्रोथ को मीजर कर सकते हैं? मैंने आपके सामने बोला कि भाई मेरी एक सेल की ग्रोथ हुई, तो आप खुद बताओ किस टर्म्स में आप मानोगे कि हाँ मैम सेल की ग्रोथ हुई। मैंने क्यों बोला सेल की ग्रोथ हुई? आखिर मैंने क्या देखा सेल के अंदर? जैसे आपको यहाँ पे इमेज में दिख रहा है, सबसे पहले सीड है, सीड से सीडलिंग बन रहा है, फिर एक लीफी स्टेज बन रही है, फिर धीरे धीरे ये आपका ग्रो कर रहा है, तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? इंक्रीज इन हाइट Yes. दिख रहा है। ऐसे ही आप सेल के टर्म्स में मुझे बताओ, मैंने बोला सेल की ग्रोथ हो रही है, सेल डिवीजन को देख सकते हो, सेल का नंबर, अगर Yes. पहले सेल 4 थी और अब सेल 16 है तो यू विल से कि मैम इंक्रीज इन सेल नंबर हुआ है, इसका मतलब ग्रोथ हुई है। सेल का साइज अगर बढ़ रहा है, सेल का नंबर बढ़ रहा है, सेल का साइज बढ़ रहा है, सेल की लेंथ बढ़ रही है, सेल का सरफेस एरिया बढ़ रहा है, सेल का वॉल्यूम बढ़ रहा है, सेल का वेट बढ़ रहा है, इन सारी चीजों को देख के मैं बोलूंगी ना सेल की ग्रोथ हो रही है। Yes. मुस्कान, समीक्षा, Yes, ma'am. समीक्षा, रत्नेश, आपका नाम समीक्षा ही है ना? Am I right? आज बहुत सारे बच्चे ऐसे दिख रहे हैं मेरे को जो काफी दिनों बाद है, मतलब अभी जो क्लासेस चल रही थी एग्जाम से पहले वो गायब थे। ऐसे 12th वाले बैच में था क्या? सो के जाग रहे हो आप लोग या कहीं एग्जाम्स वाली चीज में खुद से प्रिपेयर कर रहे थे? क्या चल रहा था? कोई नया बच्चा भी है क्लास में? बिल्कुल नया। आंचल झा, बेटा आपकी फर्स्ट ही क्लास है आज। साक्षी मिश्रा भी आई, साक्षी मिश्रा भी है, तो आप अभी ऐड हुए हो क्या बैच में? मैम मेरे पास ना पहले ना कैटलिस्ट बैच था, तो इस बैच में ट्रांसफर मिला है। ओके, मतलब आप अपग्रेड होके आए हो अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। यस मैम। ओके, वेरी गुड।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगा ना, जैसे हो सकता है कैटलिस्ट वाले बैच में थोड़ा चैप्टर कम हुए हो या कुछ भी, तो बता देना, वो वाली चीज अब रिकॉर्डिंग से यस परेशान। मैम, उसमें थोड़े से ना चैप्टर पीछे थे, उसमें 12 चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ था। तो हाँ, वो चैप्टर का रिकॉर्डिंग एक बार आप देख लेना, रिकॉर्डिंग देख के फिर आपको जो भी डाउट आएगा क्लास में पूछ लेना। ओके मैम। तो पहली चीज, ग्रोथ इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, परमानेंट चेंज है। ग्रोथ को हम मीजर कर सकते हैं। अगर सेल की रिस्पेक्ट में मैं बात करूंगी तो योगेश्वरी बताएगी कि किस वे में मैं बोलूंगी कि हाँ सेल की ग्रोथ हुई, किस चीज को देख के। जल्दी से बताओ योगेश्वरी। बताओ बताओ बताओ। मैम अगर उसके योगेश, अंदर हार्मोनल अगर एक्सचेंज होंगे या फिर ग्रोथ होगी। मतलब सेल की ग्रोथ होगी, वो तो हम बोल रहे हैं, लेकिन ग्रोथ को किस टर्म्स में मीजर करेंगे? आई एम आस्किंग टर्म्स। मैम वो इरिवर्सिबल होगा। हाँ, और मैम उसके अंदर जब चेंज आता है तो मैम परमानेंट चेंज आता है, उसके बाद परमानेंट चेंज चेंज होता आता है। एग्जैक्टली। मैंने एक और चीज, मीजरेबल, मीजर किस टर्म्स में करोगे? कैसे मीजर करोगे सेल की ग्रोथ हुई है? मैम सेल को फंक्शनेट कर दिया जाएगा। आप सुन नहीं रहे हो योगेश्वरी क्लास में? मैंने बोला था कि भाई कौन बताएगा? अच्छा, अंशिका बताएगी। अंशिका बताओ। मैम इंक्रीज ऑफ सेल का इंक्रीज इन नंबर। जस्सी आप बताओ, अंशिका का आई गेस इशू आ रहा है कुछ। मैम जस हाइट इंक्रीज होगी, सरफेस एरिया और वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सेल का नंबर, सेल के साइज, सेल का वेट, सेल का सरफेस एरिया, सेल का वॉल्यूम, सेल की लेंथ, है ना? यस हाँ मैम। योगेश्वरी, समझ में किन टर्म्स में हम ग्रोथ को मेजर करेंगे? यस मैम। अब ग्रोथ की इन्होंने फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, पढ़ना क्या लिखा है? ग्रोथ इज रिगार्डेड एज द वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी लिविंग बीइंग का। भाई एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बिना कोई भी रह ही नहीं सकता। हर चीज में ग्रोथ जरूरी है। आपकी बॉडी में ग्रोथ जरूरी है, आपके करियर में, आपके ब्रेन में, हर चीज की ग्रोथ जरूरी है। नहीं तो दिमाग का यूज नहीं करोगे, जड़ लग जाएगा उसमें। उसकी भी ग्रोथ करना जरूरी है। हर दिन हम कुछ सीख रहे हैं, आज एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपकी ब्रेन की ग्रोथ हो रही है? हो रही है नहीं हो रही है? यस मैम। ठीक है, तो Yes, पहले ma'am. दोनों पॉइंट हमको क्लियर। थर्ड पॉइंट में लिखते हैं कि भाई ग्रोथ जो है इज एकम्पनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस। और मेटाबॉलिज्म क्या होता है? कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है फॉर्मेशन, है ना? कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन, एनाबॉलिज्म फॉर्मेशन। कि भाई ग्रोथ कराने के लिए कुछ चीज को, मैं किसी चीज को मेरे को ब्रेक कर करके ग्रोथ करानी पड़ेगी, एंड किसी चीज को फॉर्मेशन कर करके, चीजों को ज्वाइन कर करके बनानी पड़ेगी। नाम जस्सी नहीं, नवनीत। ओके, अब नवनीत हो। तो ग्रोथ क्या है? ये किसके थ्रू एकम्पनीड होती है? मेटाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी। दिस इज अगेन अ इम्पोर्टेंट लाइन कि भाई एनर्जी का यूज यहाँ पे होगा ही होगा। आया समझ में? Yes, ma'am. यहाँ पे नहीं समझ में आएगा बता देना। फिर ये बोलते हैं कि भाई जो प्लांट की ग्रोथ होती है ना, इनडिटर्मिनेट होती है। प्लांट ग्रोथ यूनिक है बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। ये इनडिटर्मिनेट वर्ड का मतलब समझ में आया? व्हाट इज इनडिटर्मिनेट? इनडिटर्मिनेट यस जिसको, हाँ बोलो तनिष्का। मैम, प्लांट के अंदर ग्रोथ जो होती है वो होती रहती है, रुकती नहीं है, जैसे कि ह्यूमंस के अंदर तो एक पॉइंट पे आके रुक जाती है। हाँ, एक पॉइंट पे आके रुक जाती है। लेकिन प्लांट्स के केस में इनडिटर्मिनेट का मतलब जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। जैसे हम ह्यूमंस के केस में बोले मैक्स टू मैक्स 6.5 तक हाइट होती है, या 7 भी है क्या किसी की हाइट? 7, 8, 9, 10। तो एक पॉइंट पे आके रुक गई ना,
डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई जो हाइट जाएगी 6 पॉइंट, और अब तो हाइट भाई 5.5 से ऊपर भी चले जाए वही बहुत बड़ी बात है ना। यस मैम। तो एक प्रॉपर डिटरमाइन कर सकते हैं कि भाई इतनी एवरेज हाइट होगी, लेकिन प्लांट के केस में हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि प्लांट के अंदर कितनी ग्रोथ होगी, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है वो लाइफ टाइम चलती रहती है उनके अंदर। लेकिन हमारी बॉडी में तो ग्रोथ हार्मोन एक एज के बाद प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है, एक एज तक ही प्रोड्यूस होता है। प्लांट के अंदर ऐसे नहीं है। क्यों? प्लांट की जो ग्रोथ है वो पूरी लाइफ चलती रहती है, बिकॉज प्लांट्स के अंदर कौन सा टिश्यू होता है, पढ़ा था एनाटॉमी वाले चैप्टर में। मेरिस्टेमेटिक एग्जैक्टली, वेरी वेरी गुड कोमल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करते करते रहते हैं, इसीलिए प्लांट की जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। पढ़ो, लाइन समझ में आ रही है कि भाई प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत यूनिक है। क्यों? बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी, इनके अंदर एक कैपेसिटी है फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखता है? दिस एबिलिटी ऑफ द प्लांट, प्लांट की यही एबिलिटी is due to the presence of मेरिस्टेम at certain location in the body। अब यहां से एक चीज मैं आप लोगों को बताती हूँ, देखो जरा, ये मेरे पास प्लांट है, ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज अ प्लांट। ठीक है, कभी आपने प्लांट, हम बोलते हैं कि भाई प्लांट की जो हाइट है वो इतनी ही बड़ी हो गई है, ये कभी ऐसा देखा है भाई प्लांट इतना, हाइट तो इतनी रही, इसको ऐसे बनाओ, हाइट तो इतनी रही, डायमीटर में बढ़ गया, ऐसे ऐसे बन गया, इतना चौड़ा हो गया, इतना, कितने बड़े बड़े घर होते हैं, हाइट बढ़ सकती है। कभी ऐसा देखा है कि भाई लीफ जो है पहले इतनी थी और अब लीफ इतनी बड़ी हो गई है, पहले फ्लावर इतना था, छोटा था, भाई ग्रोथ करनी है, ग्रोथ तो कैसे, अब फ्लावर इतना बड़ा हो गया है। अब हमने बोला ना कि भाई जो प्लांट है उसके अंदर ग्रोथ अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड ग्रोथ हमें लीफ में, स्टेम में, इनकी चौड़ाई बढ़ने में, इसमें क्यों नहीं देखने के लिए मिलती? मैम क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू शूट की टिप पे होता है ना। एग्जैक्टली, बिकॉज अनलिमिटेड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ना प्लांट की सर्टेन लोकेशंस पे रहते हैं, हर जगह पे नहीं होते। लेट सपोज अगर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है लीफ को दे दिए ना, तो जितनी बड़ी बड़ी साइज के ट्रीज होते हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी साइज के लीफ मिलने लग जाएंगे हमें, लेकिन लीफ में होते नहीं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो इसका मतलब प्लांट के अंदर जो ग्रोथ है, सबसे पहला टर्म हम यूज करेंगे क्या? इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है। सेकंड, लोकेलाइज्ड ग्रोथ है, लोकेलाइज, और नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ है। यूनिफॉर्मली पूरा प्लांट नहीं बढ़ता रहता, या तो प्लांट की टिप बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, चौड़ाई नहीं बढ़ती इतनी ज्यादा। जितने बड़े बड़े हाइट के प्लांट है क्या देखा, उतनी चौड़ाई में उतना ही उनका डायमीटर है? नो मैम। नहीं देखे है ना। तो क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है कैसी होती है? लोकेलाइज्ड होती है। तो अगर मैं इसको टर्म्स में लिखने लगूं तो मैं 3 शॉर्ट टर्म्स यहाँ पे आपको दे सकती हूँ ना, कि प्लांट के अंदर पहली चीज ग्रोथ कैसी है, साइड में लिख लेना इसको, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है, और सेकंड लोकलाइज्ड। लोकेलाइज्ड ग्रोथ है, या फिर नॉन यूनिफॉर्म। और इसको मैं बोल सकती हूँ नॉन यूनिफॉर्म को कि रेस्ट्रिक्टेड है सर्टेन एरियाज पे ही। और थर्ड पॉइंट में यहाँ पे ऐड कर दूं, अगर ओपन ग्रोथ होती है इनके अंदर, ओपन ग्रोथ का मतलब नए नए सेल्स हमेशा ऐड होते रहते हैं, इनडिटरमिनेट डिटरमाइन नहीं कर सकते। और ये नॉन यूनिफॉर्म होगी, पर्टिकुलर रीजन्स पे ही अनलिमिटेड ग्रोथ होगी, प्लांट के हर एक रीजन पे अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं देखने की मिलेगी, और नए नए सेल्स हमेशा ऐड होते चले जाएंगे। जैसे कि इन्होंने डायग्राम भी दिया हुआ है, इस डायग्राम में बोल रहे हैं कि भाई जो हमारे शूट है, शूट की टिप के ऊपर शूट एपिकल मेरिस्टेम है, जिसको शॉर्ट में मैंने शाम लिखवाया था ना आपको, और रूट की टिप पे राम है। यहाँ पे सिर्फ वेस्कुलर कैम्बियम है, यहाँ पे मेरिस्टेम नहीं है, और वेस्कुलर कैम्बियम इज अ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट है या मेरिस्टेम है, अब आप बताओगे इसको। परमानेंट नहीं है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है ये। कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ कराता है,
नई नई सेल्स ऐड कराता है, वेस्कुलर कैम्बियम, कोर कैम्बियम सब पढ़ा था ना। जिस अब नहीं आ रहा एग्जाम में ये वाला कॉन्सेप्ट, एनाटॉमी वाला। तो अब हमें समझ में आया प्लांट की ग्रोथ को हम इंडिटरमिनेट क्यों मानते हैं। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन और पढ़ लो। सेल्स ऑफ सच मेरिस्टेम हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ पर्टिटुएट। सेल्फ पर्टिटुएट का मतलब क्या होता है? अपनी ग्रोथ को खुद से मेंटेन करके रखना। आया समझ में? एक बार देख लो अच्छे से, जहां पे नहीं चीजें समझ में आ रही फिर से पूछ लो कि मैम ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, इसको फिर से बता दो। मैम वो अपनी growth को खुद से कैसे सेल, आप सेल को, जैसे हमारी बॉडी है, हमें अपना ग्रोथ करने के लिए क्या करना पड़ता है? बाहर से खाना लेना पड़ता है, बाहर से मिनरल्स, विटामिन वगैरह सारी चीजें लेते हैं। क्या प्लांट को आप कभी विटामिन वगैरह देना चाहते हैं? भाई ले तो विटामिन खा ले, तेरी ग्रोथ बढ़ जाएगी, नहीं ना। ऐसे इसका मतलब है सेल्फ पर्टिट्यूट, अपनी ग्रोथ को खुद से मेंटेन करके चलते हैं। दृष्टि बताओ बेटा। मैम वैस्कुलर कैम्बियम परमानेंट है या मेरिस्टेमेटिक? दोबारा बोल बेटा। मैम वैस्कुलर कैम्बियम परमानेंट है या मेरिस्टेमेटिक? वेस्कुलर कैम्बियम क्या कराता है? सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, तो मेरिस्टेमेटिक है। यस मैम। मेरिस्टेमेटिक डिवाइड कराएगा ये नई नई सेल्स को। ओके मैम। अब ग्रोथ में इन्होंने जो मैंने आपको बताया, ग्रोथ एक मीजरेबल चीज है, मीजरेबल पैरामीटर है। हम इसको क्वांटिटेटिवली मैंने आपको बताया था, सेल का नंबर चेक कर लो, सेल की लेंथ, सेल का एरिया, सेल का वॉल्यूम, ड्राई वेट, सबको चेक कर लो। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। साइज में इंक्रीज, वेट में इंक्रीज, सेल के नंबर में इंक्रीज, टिश्यू ऑर्गन, ये सब हम देख सकते हैं। प्लांट्स के अंदर कैपेबिलिटी है क्या? ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी लाइफ ये ग्रो कर सकता है। क्यों? बिकॉज दे हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और ग्रोथ को कैसे मेजर कर सकते हैं? पॉइंट्स आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं, सब कुछ लिखा हुआ है जितना बताया। जिस अब आती है कि प्लांट के अंदर ग्रोथ को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ ग्रोथ, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट ऑर्गन। तो सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ में हम लोगों को पता है सबसे पहले जो प्लांट की ग्रोथ होती है दैट इज प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन हाइट ओनली। रूट की टिप और शूट की टिप पे राम और शाम होता है, वो इंक्रीज कराता है हाइट को, दैट इज नॉन एज प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन जब इंक्रीज इन गिर्थ होने लग जाता है, डायमीटर बढ़ने लग जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम, दैट इज नॉन एज सेकेंडरी ग्रोथ। तो सीक्वेंस हो गई, नहीं हो गई कि पहले कौन हो रहा है फिर सेकेंडरी कौन हो रहा है? पहले हाइट बढ़ेगी फिर डायमीटर बढ़ेगा। अनलिमिटेड ग्रोथ कहाँ कहाँ पाई जाएगी प्लांट के अंदर? शूट में और रूट में। और लिमिटेड ग्रोथ लीव्स में, फ्लावर में, फ्रूट्स में। इनके अंदर लिमिटेड होता है ना, इतने बड़े बड़े साइज के फ्रूट्स थोड़े ना देखने को मिलते हैं। लेट सपोज फ्रूट्स के अंदर भी आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डाल दे अगर हम, कितने बड़े बड़े साइज के फ्रूट्स आने लग जाएंगे। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट ऑर्गन। प्लांट के ऑर्गन, दो टाइप के ऑर्गन्स होता है प्लांट के अंदर, एक वेजिटेटिव ऑर्गन और एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वेजिटेटिव ऑर्गन में उसके लीफ आ गए, स्टेम आ गए, रूट्स आ गए, सारी चीजें, उनकी ग्रोथ हो रही है तो उसको बोलेंगे वेजिटेटिव ग्रोथ। लेकिन अगर हमारे प्लांट के फ्लावर, फ्रूट, इनकी ग्रोथ हो रही है, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। अब यहाँ से एक चीज आएगी, यस सुहानी। मैम जो हमारी लीव्स होती है, फ्लावर्स होते हैं, तो उसमें कैसे ग्रोथ होता है? उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होता तो? लेकिन एक पर्टिकुलर ग्रोथ टाइम तक होता है ना उनके अंदर मेरिस्टेमेटिक, और फिर वो जाके परमानेंट बन जाते हैं। एक टाइम तक मेरिस्टेमेटिक होता है, नहीं तो छोटे लीव से बड़े लीव्स कैसे बनेंगे? अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ है, अनलिमिटेड नहीं है। मैम वहाँ पे रीडिफरेंशिएशन नहीं होता होगा फिर? एग्जैक्टली वहां पे रीडिफरेंशिएशन नहीं, मतलब डी डिफरेंशिएशन। देखो ना, डिफरेंशिएशन का मतलब है मैच्योर हो जाना। डिफरेंशिएशन हो गया लेकिन डी डिफरेंशिएशन नहीं होगा वहां पे। डिफरेंशिएशन को हटाएंगे नहीं, डिफरेंशिएशन हटा दिया तो डिवाइड होता रहेगा हमेशा। यस मैम। ठीक है,
जैसे कि हमारे पास जो लीव्स है, लीव्स के अंदर भी तो जाइलम एंड फ्लोएम पाए जाते हैं, एंड जाइलम एंड फ्लोएम आर द परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं ना, और सिंपल परमानेंट टिश्यूज कौन से होते हैं? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, Parenchyma, sclerenchyma. एग्जैक्टली। और इसमें डेड टिश्यू कौन सा होता है? क्लेरेंकाइमा। मोस्ट अबंडेंट टिश्यू कौन सा होता है? पैरेन्काइमा। Parenchyma. तो ये वाली चीजें याद रहेंगी आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को क्या रिकैप करा रही थी, हाँ, हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी चैप्टर में फ्लावर के बारे में पढ़ा था। सुंदर सा डायग्राम मैंने आप लोगों को बनवाया था, यस मैम। याद हो अगर आप लोगों को? So these are the petals and these are the सेंटर में ये ओवरी। ओवरी है, स्टिग्मा। गाइनोशियम बोलते हैं, गाइनोशियम या फिर कार्पल या फिर पिस्टल, एंड दिस इज स्टेमन एंड्रोशियम। या फिर एंड्रोशियम। तो ये जो स्टेमन और कार्पल है, दीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इनके अंदर ग्रोथ होगी तो उसको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। ये पेटल्स हो गए, सेपल्स हो गए, और ये नीचे थैलेमस, ये कैसे पार्ट है? दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट। इनके अंदर ग्रोथ होगी तो वी विल कॉल देम वेजिटेटिव। ठीक है, आए समझ में? यस मैम। अब इन्होंने वही प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, जो मैंने आप लोगों को एनाटॉमी वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया था। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? शूट और रूट के अंदर ग्रोथ होना। वो किसकी वजह से होती है? शूट के अंदर ग्रोथ किसकी वजह से होती है? शूट एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। और रूट के अंदर ग्रोथ किसकी वजह से होती है? रूट एपिकल मेरिस्टेम की वजह से। फिर प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होगी। सेकेंडरी ग्रोथ किसकी वजह से होती है? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है। लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी नेचर होता है ना, सेकेंडरी टिश्यू होता है जो वास्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम बनवाएगा, जिसकी वजह से हमारा गिर्थ, गिर्थ मतलब डायमीटर इंक्रीज होगा। तो अगर मेरे को सेल की ग्रोथ करानी है तो मेरे को सेल डिवीजन कराना पड़ेगा, सेल के अंदर डिफरेंशिएशन कराना पड़ेगा, और सेल के अंदर एक्सपेंशन कराना पड़ेगा। तभी हम ओवरऑल बोलेंगे कि हाँ सेल के अंदर ग्रोथ हुई है। सेल को डिवाइड कराओ, फिर सेल को मैच्योर कराओ, और फिर सेल के अंदर एक्सपेंड कराते जाओ, उनको सेल्स की ग्रोथ कराओ, मतलब उनका साइज बढ़ाते चले जाओ। ठीक है, आती हैं देन वी विल हैव फेजेस ऑफ ग्रोथ, कि भाई हम बात कर रहे हैं प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है। अब प्लांट के अंदर कौन कौन सी फेजेस में ग्रोथ होती है, ये वाला डायग्राम हम लोगों ने कहाँ करा था? एनाटॉमी वाले चैप्टर में करा था। करा था, नहीं करा था? किसका डायग्राम मान के चलता है? इट्स अ टैप रूट ना। यस मैम। टैप रूट है तो हमारे रूट का वो रीजन जहां पे रूट हेयर्स होता है, दिस इज नोन एज रीजन ऑफ मैचुरेशन। और सबसे लॉन्गेस्ट वाला पार्ट रीजन ऑफ इलोंगेशन, और वो पार्ट जहां पे हमारे पास राम होता है वो कौन सा? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रूट एपिकल मेरिस्टेम को कवर अप करके कौन रखता है? रूट कैप। वो जो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेशन के टाइम पे हमारा राम डिस्ट्रॉय ना हो जाए। क्या एक्वेटिक प्लांट के अंदर भी रूट कैप होता है? नो मैम। नहीं होता, क्योंकि वहां पे तो कोई पेनिट्रेशन होता ही नहीं है। और जब पेनिट्रेशन नहीं है वहां पे तो फिर हमको रूट कैप की क्या जरूरत है? बिकॉज रूट कैप का सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्टिव नेचर होता है, प्रोटेक्शन देने का काम करता है ये। ठीक है, अब इसी बेसिस पे हमने फेजेस बना दी ग्रोथ की अलग अलग। 3 फेजेस होगी। पहली मेरे पास आई मेरिस्टेमेटिक फेज, सेकेंड इलोंगेशन फेज, एंड द थर्ड वन इज मैचुरेशन फेज। अब मेरिस्टेमेटिक फेज का नाम सुन के आपके दिमाग में क्या आ रहा है? यहाँ पे कंटिन्यूसली डिवीजन होगा सेल्स का। हाँ, तो हम इसको बोल दे फेज ऑफ सेल डिवीजन। यस मैम। वो फेज जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल डिवाइड करेंगे,
तो दो कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल कहाँ कहाँ पे, रूट के टिप पे भी और शूट के टिप पे भी, वही हमारी कौन सी फेज रिप्रेजेंट करेंगी? मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक। अब सेल को डिवाइड करते जाना है, तो सेल की डिमांड क्या होगी कि भाई उसके पास बहुत सारा प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, यस है ना? तो अगर सेल को डिवाइड करना है, मेरिस्टेमेटिक फेज के अंदर सेल्स किस रीजन में होनी चाहिए? मेरिस्टेमेटिक फेज में जो सेल इन दिस रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म रिच होनी चाहिए, एक लार्ज और कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियाई होना चाहिए। कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है सेंट्रल न्यूक्लियाई, सेंटर में बैठा हुआ न्यूक्लिया होना चाहिए, और एक वैक्यूल भी इन सेल के पास होना चाहिए। वैक्यूल कैसा हो सकता है इनके पास? पेरीफेरल वैक्यूल हो सकता है। इन वाले सेल्स का हाई रेस्पिरेशन रेट होना चाहिए, क्योंकि भाई डिवाइड कर रहे हैं, फटाफट फटाफट गैसेस चाहिएंगे इनको, ये होगा। एंड देयर सेल वॉल आर प्राइमरी इन नेचर। इनके अंदर जो सेल वॉल होगी वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी वॉल होगी? प्राइमरी वॉल होगी इनके अंदर। सेल वॉल बहुत थिन होगी, सेलुलोज से बनी होगी, एंड बहुत सारा प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन इनके अंदर पाया जाएगा। अब प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन याद है किसी को क्या होता है? दो सेल्स के बीच में, दो सेल्स के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, है ना? यस प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बोलते हैं। जैसे याद है ना एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट वाली कहानी? यस मैम। तो मेरिस्टेमेटिक फेज इज द फेज ऑफ सेल डिवीजन, जिसके अंदर सेल कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, रूट के टिप पे, शूट के टिप पे। वहां पे जो सेल्स है वो हमेशा रिच इन प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, सेंट्रल न्यूक्लियाई लार्ज साइज का न्यूक्लियस होना चाहिए, वैक्यूल्स भी होना चाहिए वहां पे, हाई रेस्पिरेशन रेट होना चाहिए सेल का। सेल के अंदर जो प्राइमरी वॉल है वो प्राइमरी नेचर होना चाहिए, बहुत थिन होना चाहिए, और बहुत सारा उसके अंदर सेलुलोज होना चाहिए। दो सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बहुत सारा होना चाहिए, ताकि सब्सटेंसेस का इंटरचेंज इजिली पॉसिबल हो पाए। समझ में आया मेरिस्टेमेटिक फेज के अंदर क्या क्या चीजें होती है? यस मैम। किसी को ज्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा है मैम? थोड़ा फास्ट करा रहे हो? नो मैम। नो मैम। लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन समझते टाइम, इसलिए समझते टाइम आप लोग एक चीज नोटिस करो, मैं दो दो तीन तीन बार आप लोगों को चीजें रिपीट कर करके बता रही हूँ। यही चीजें देखो, हम लिखने में हमारा टाइम जाता, हम समझ नहीं पाते फिर, इसलिए आई वांट कि आप लोगों को क्लास में चीजें याद हो जाए थोड़ा जल्दी जल्दी करके। नेक्स्ट वन वी हैव इलोंगेशन फेज। इलोंगेशन, है ना? हाँ ये सारी एनसीईआरटी की लाइन्स, एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है ना वो उठा के डाल दिए मैंने यहाँ पे। इलोंगेशन फेज को ही हम फेज ऑफ एनलार्जमेंट भी बोल सकते हैं, मतलब वो फेज जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल क्या करेगी? अपना साइज बढ़वाएगी ना। तो इलोंगेशन फेज के अंदर क्या होगा? सेल डिवीजन नहीं होगा ना, क्योंकि सेल डिवीजन तो किस फेज में होता है? ओनली सेल का साइज बढ़ेगा, नो सेल डिवीजन। यहीं पे साइड में लिख लेना कहीं पे। मैम ये फिर जीवन फेज में रहेगा सिर्फ। सेल डिवाइड नहीं करेगा यहाँ पे। ये आपको याद रखना, ठीक है? इलोंगेशन और मैचुरेशन के अंदर, मैचुरेशन को ही हम आपका डिफरेंशिएशन फेज बोल देते हैं। मतलब अब सेल जाके क्या हो जाएगा? परमानेंट हो जाएगा। परमानेंट ही तो था डिफरेंशिएशन का मतलब। अब परमानेंट में वो क्या करेगा? अपना साइज बिल्कुल मैक्सिमम बढ़वा लेगा। पहली चीज तो ये है, मैक्सिमम बढ़वा लेगा नहीं, यस सेल बिल्कुल मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब सेल क्या चाहेगा कि भाई उसका एक रोल फिक्स कर दिया जाए, उसको एक पर्टिकुलर फंक्शन दे दिया जाएगा कि भाई तेरा काम है सिर्फ और सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब करना, तेरा काम है सिर्फ और सिर्फ वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ये सारी चीजें फंक्शनिंग होती है। तो दैट इज नोन एज मैचुरेशन फेज। मेरिस्टेमेटिक फेज जिसमें सेल डिवाइड करेंगे, इलोंगेशन फेज सेल का साइज बढ़वाएंगे, मैचुरेशन में जाके मेच्योर हो जाएंगे, डिवाइड करना बिल्कुल बंद, और हम एक काम करना शुरू कर देंगे। जब तक उनकी डेथ नहीं होती तब तक दे विल ओनली परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। यस सुहानी? मैम साइटोप्लाज्म जो होता है वो किससे बना होता है? साइटोप्लाज्म किससे बना होता है? यस मैम, जो फ्लूइड सब्सटेंसेस होता है तो वो वो किससे बना होता है? क्रिस्टलाइन एक फ्लूइड होता है बेटा, वो किसी चीज से बना हुआ होता है, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में।
एक अमॉर्फस फ्लूइड उसको मान लेते हैं हम लोग, अमॉर्फस क्रिस्टलाइन फ्लूइड। एग्जैक्ट मैम लाइक कंपोजिशन मिनरल्स, नहीं नहीं, मिनरल्स ये मिनरल्स सब चीजें से। मिनरल्स वाटर्स वगैरह से नहीं होता, एग्जैक्ट उसकी कंपोजिशन होती है। ठीक है, इसके इतना डिटेल में मत जाना अभी, सिर्फ वो अमॉर्फस एक फ्लूइड होता है सिर्फ, ऐसा मान के जाना। तो ओके ये मैम। हम लोगों ने फेजेस देख लिया। फिर यही इन्होंने बताया, जस्ट सेल प्रॉक्सिमल जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप, टिप से जब आप नीचे की साइड आओगे तो आपको कौन सा दिखेगा, फेज ऑफ इलोंगेशन दिखेगा, जहां पे एनलार्जमेंट होगा। एंड देन उसके बाद वहां पे वैक्यूलाइजेशन बढ़ जाएगा, सेल एनलार्ज होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली नाम ही एनलार्जमेंट है। नई सेल डिपोजिशन, मतलब पहले प्राइमरी बोलती है, अब सेकेंडरी वॉल भी आ जाएंगे इस वाली फेजेस के अंदर। एंड फिर नेक्स्ट वाला लास्ट वाला कौन सी फेज था, एनलार्जमेंट के बाद मैचुरेशन फेज, सेल मैच्योर हो जाएगा और एक फंक्शन करना शुरू कर देगा सेल। ये ना रीजन ऑफ मैचुरेशन, सबसे पहले रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, फिर इलोंगेशन, मैचुरेशन में इसने फंक्शन परफॉर्म कर लिया, हेयर्स इसके पास आ गए, हेयर्स का काम हो गया वाटर एब्जॉर्प्शन का, वाटर एब्जॉर्ब करना इसने स्टार्ट कर दिया, एक फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिया। ठीक है, यस। यहां तक बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या? चलो फिर डाउट नहीं है तो एक इसको थोड़ा सा ऐसे बताते हैं। अब ग्रोथ को मीजर करने के पॉइंट है हमारे पास, वेज टू मीजर ग्रोथ, मतलब ग्रोथ को मीजर करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो फर्स्ट वन वी हैव एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। यस सुहानी? मैम जब साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता है तो डाइटरी सोर्स से ही तो वो लेता होगा ना सेल। साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता है तो उससे क्या करता होगा, डाइटरी सोर्स एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स लेता होगा। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज में, कोई एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ सेल को क्या चाहिएगा, सेल को प्रॉपर फूड चाहिए और वाटर चाहिए अपनी ग्रोथ कराने के लिए, और उसकी कोई डिमांड नहीं है। हमारे सेल तक भी क्या जाता है, हमारी बॉडी के सेल्स है, हमारी बॉडी के सेल्स भी डिवाइड करते हैं, ग्रो करते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारे सेल को सिर्फ और सिर्फ फूड चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, उसके अलावा हम लोग एक्स्ट्रा कोई चीजें नहीं खाते हैं। उसी के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल सब कुछ होता है, उसी से हमारा साइटोप्लाज्म की ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उन्हीं कंपोनेंट से मिलके ना मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स बनती है, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं जो मिलके आपका साइटोप्लाज्म बना देते हैं। ठीक है, तो वेज टू मीजर ग्रोथ, ग्रोथ मीजर करने के लिए द फर्स्ट वन वी हैव एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। आज आपका मैथ्स चेक करता है, एंड देन रिलेटिव। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट का फंक्शन सॉरी फॉर्मूला है फाइनल माइनस इनिशियल, एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट का फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100। तो केस दे रही हूं मैं आप लोगों को, केस वन, इनिशियल जो ग्रोथ थी वो थी 255 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइनल हो गई 855 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे को ए जी आर कैलकुलेट करके बताओ, आर जी आर कैलकुलेट करके बताओ, निकालो एवरीवन। EGR तो मैम 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। यस मैम 600। और आर जी आर मैम 235 मैम। निकालो।
जो आरजी आ रहा है वो परसेंट में आएगा, कैसे आएगा? मैम परसेंट में आएगा। परसेंट में आएगा ना? एग्री कर रहे हैं सब? यस मैम। कितना परसेंट आया? 11 पॉइंट समथिंग परसेंट आएगा। मैम 23.5%। मैम 2 3 तो मैम गलत है। 23.5 आ रहा है। सेकेंड बस। एक्चुअली मेरा दूसरा क्लास है ना 8:30 से, मैं उसका एक बार लिंक शेयर कर दूँ ग्रुप में, तब तक आप लोग निकालो। क्या क्या है आंसर? कैलकुलेटर का यूज करा या ऐसे निकाल रहे? तो मैं निकाल के देख लेती हूँ एक बार। क्या है? 855 माइनस 255, तो ये तो 600 आया AGR तो मेरे पास, यस है ना? अब फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया मैंने, अब इसको डिवाइड कर दिया किससे? इनिशियल से। इनिशियल वाज 255, तो आगे मेरे पास 854। 854 आएगा ना? 255 माइनस, देखो 855 माइनस 255, 600 डिवाइडेड बाय 255। अच्छा 2.35 समथिंग आया होगा आपका, है ना? यस मैम। ठीक है, और फिर इसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई 100। 100, तो 235% आया मेरा तो। यस मैम 0.29। हाँ 0.29 समथिंग करके आ गया। सबका यही आ रहा है क्या? यस मैम। 235। आंचल आपने 1530 कैसे बताया बेटा? मैम वो ना टाइपिंग में मिस्टेक हो गई कि जो टाइपिंग में कीबोर्ड था ना वो एरर कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो सबको समझ में आया कैसे निकालेंगे ये एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वाला? यस मैम। चलो, अब समझ में आ गया ना? अब ये वाला चीज देखो, ये बोलते हैं कि भाई हम ग्रोथ के रेट को कैसे निकालेंगे, तो ग्रोथ रेट की डेफिनेशन दे दी। कहीं पे भी अगर टर्म रेट आ जाता है तो हम वहां पे पर टाइम कंज्यूम करने लग जाते हैं कि भाई इतने पर्टिकुलर टाइम में कितनी ग्रोथ हुई होगी, उसी को तो ग्रोथ रेट मानते हैं ना। तो ग्रोथ रेट इज द रेट एट विच डेवलपमेंट प्रोसेस प्रोसीड पर यूनिट ऑफ टाइम। पर यूनिट ऑफ टाइम की 10 मिनट्स के अंदर कितनी ग्रोथ हुई, फाइनल माइनस इनिशियल करके निकाल दो, पर टाइम के साथ निकालो, है ना? तो ग्रोथ रेट हमारे पास दो टाइप से हो सकती है, एक होती है अर्थमेटिक और एक होती है ज्योमेट्रिक। अब इन दोनों के फॉर्मूले याद रखने हैं आप लोगों को। अर्थमेटिक ग्रोथ का फॉर्मूला है LT इज इक्वल्स टू L0 प्लस RT, और ग्रोथ रेट ज्योमेट्रिक वाले का फॉर्मूला है W1 इज इक्वल्स टू W0 ERT। क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है। अर्थमेटिक का फॉर्मूला क्या है, ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, अर्थ में LT का मतलब है लेंथ एट टाइम T। एट टाइम T पे लेंथ कितनी है थी? L0 का मतलब है टाइम 0 पे, मतलब अब मैंने 0 टाइम से स्टार्ट करा, तो लेट सपोज मेरी जो लेंथ थी वो 2 सेंटीमीटर थी, और मैं चेक कर रही हूँ 5 मिनट्स के बाद, और 5 मिनट के बाद जो ग्रोथ हो गई वो हो गई 8 सेंटीमीटर। तो मैं फॉर्मूला कैसे करूंगी? लेंथ एट टाइम 0 क्या है? 2, और लेंथ एट टाइम T कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो 8 इज इक्वल्स टू 2 प्लस R इंटू T4 क्या है? टाइम। टाइम कितना है? 5, ये लगाऊंगी ना फॉर्मूला। मैम सब कुछ सर के ऊपर से गया, सर के ऊपर से गया। थोड़ा थोड़ा आया। नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा नहीं। देखो LT का मतलब समझ में आया, लेंथ एट टाइम T। L0 लेंथ एट टाइम 0। तो मैं बोल रही हूँ कि भाई एट टाइम
0। जब मेरे पास टाइम था 0 तो तब मेरे पास लेंथ कितनी थी 2 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने अब चेक करा कितने बाद, आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद चेक करा तो टाइम कितना हो गया मेरे पास, 5 मिनट हो गया, नहीं हो गया। Yes. अब लेंथ मैंने चेक करी, अब लेंथ कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर हो गई, 8 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला क्या होगा, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। एल टी लेंथ एट टाइम टी कितनी हुई 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ एट टाइम 0, टाइम 0 पे लेंथ कितनी थी 2 प्लस आर इंटू टाइम कितना है 5। अब बताओ आया क्या समझ में, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सबको समझ आ गया। तो यही डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है। ऐसे ही ये W वाला फॉर्मूला है कि भाई 0 टाइम पे कितना वेट था और एट पर्टिकुलर टाइम, एक टाइम के बाद फाइनल कितना हो गया वेट, वो कर दिया, और W नोट इंटू ERT। ये E का क्या है, E इक्वल्स टू बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, R ग्रोथ रेट है, T टाइम है, यहाँ पे भी R ग्रोथ रेट है। E को याद रखना बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। डन। मैम लेंथ है 8 सेंटीमीटर कैसे आया? मैंने ये बताया, गिवन हो गए आपको कि भाई 5 मिनट के बाद लेंथ इतनी हो जाएगी। फाइंड द ग्रोथ रेट, आपको आर की वैल्यू अगर निकालने के लिए दे दें तो यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हो ना। अब आप 8 इज इक्वल Yes, टू ma'am. 2 प्लस 5R करके ऐसे। आपको कह दे कैलकुलेट द ग्रोथ रेट इफ initial length is 2 meter and after time t length become 8 सेंटीमीटर, या फिर आफ्टर 5 मिनट लेंथ बिकम 8 सेंटीमीटर, फाइंड द ग्रोथ रेट ऐसे बोल दें। या ग्रोथ रेट देके आपसे टाइम पूछ लें कि इनिशियल इतनी थी फाइनल इतनी थी, क्या वैसे हमें आते नहीं है क्वेश्चन, आज तक नहीं आए, लेकिन हमें क्या पता क्या आ जाए, 25 का एग्जाम देना है हमें तो इसलिए हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना। मैम E की भी वैल्यू गिवन होगी? हाँ सारी, अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया ना यहाँ से E की वैल्यू गिवन होगी, E की, R की, T की, सारी, कोई एक वैल्यू नहीं गिवन होगी बस। डन। अब ये जो इन्होंने यहाँ पे ग्राफ से दिया हुआ है ना, ये कुछ बॉक्सेस फिल नहीं, ये नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे यहाँ से, अभी टाइम नहीं है ना, नेक्स्ट क्लास भी आप लोगों का, और आज वैसे क्लास लेट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मैक्सिमम 3 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा हमारा, 5 मिनट्स है, अब यू कैन टेक योर रेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट क्लास भी फिर आपका, ठीक है। बाय बाय बाय। Bye, ma'am. रिवाइज कर लेना सबके सब एक बार इसको।